सुरभि तो झूठ बोल कर लाई थी मुझको, हैं? अरे लल्लन टॉप में तूने इंटरव्यू करने के लिए बुला लिया और सही में करा दिया, अब तो तूने सच बोल दिया। झूठी सुरभि। देखो मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मेरे साथ रहना है रह वरना निकल। हमारे साथ है टिच्ची गैंग। कैसे बना ये टिच्ची गैंग? इनिशियली मैंने 2020 में वीडियोस बनानी शुरू की, तो हमने सोचा कि हम तीनों साथ में बनाते हैं। एक वीडियो वायरल हुई, उसमें हमने एक वर्ड टिच्ची यूज़ किया हुआ था, तो लोगों ने फिर नाम ही रख दिया टिच्ची गैंग। ये बचपन की दोस्ती है, स्कूल कॉलेज मिले, कैसे मिले? इंटर करते थे तीनों हम साथ। दीपक भी चला गया था मुंबई, तब ये गया, इसके जाते ही लॉकडाउन लग गया, मनुष्यत फैल गई वहाँ पर भी मेरे नाम की, वापस आ गया। मैं 2018 में निकला था। जब पहले ही हफ्ते में मेरा काम मिल गया पहला, बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मैं रणबीर कपूर को थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कंपटीशन वगैरह आ चुका है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। मेरे पापा पीछे पड़े रहते थे, यार तू डिग्री लेके आ, डिग्री लेके आ, डिग्री लेके आ। टीवी देख रहे थे, मैंने पापा ये डिग्री, कहते ऊपर रख दे अलमारी के ऊपर, और तब से वहीं पड़ी है, देखी नहीं आज तक, बस वहीं रखी हुई है। हमारा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर पापा को पैसे दे के वही एडमिशन करवाना पड़ा। आपकी ब्रांच भी सेम थी? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का था। मुझे किसी ने बताया था उसमें ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं। बैक वैक लगी कुछ? बैग लगी थी मेरी, और बैग भी मेरी ऐसी लगी थी, वाइवा में ही फेल कर दिया था मुझे। वाइवा में कौन फेल होता है? मेरे मजाक ही लग रहा था। बेसिकली यहाँ पे 4 इंजीनियर बात कर रहे हैं। मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी और मेरी मर्सी अटेम्प्ट में जाके ईडी निकली थी चौथी बार में। मैंने तो जॉब भी करी है, मैंने 4 साल आईटी में जॉब करी है। मैं तो रो ही गया था आंसू से। एकदम से बॉस आया कि तो रो रहा है, तो सही में ही रो रहा है इतना बड़ा होके। मैं बीपीओ में था, वहाँ पे राउटर ठीक करता था अंग्रेज़ों के, तो कुछ भी हो गया सर तार लगा के देख लो। ऐसे बुरे दिन तो नहीं देखने पड़े होंगे आपको। मैंने तो जॉब करी नहीं है और मिलती भी नहीं मेरे को, मुझे जितना पता है। घर वालों ने क्या कहा जब आप लोग होने लगे वायरल? उनको लगता ही नहीं है, क्योंकि रील्स तो सभी देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो हम ही कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब भी उनको मुंबई में जब मैंने बोला ना, उन्होंने बोला जियो सिनेमा की ना मेरे को ऐड मिल रही है, तो बोले बेटे ये सब फ्रॉड होते हैं, इन चक्करों में इन चक्करों में मत पड़। तो इंटरव्यू देने आया ना, तो घर पे बोला मम्मी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ढंग से दियो, क्लियर हो जाए तेरा। उनको ये नहीं कि इंटरव्यू कोई सवाल क्यों पूछेगा हमसे। कभी इस पूरी जर्नी में आपको कंट्रोवर्सी या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? कुछ ऐसा हुआ? यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं। मैंने, दीपक ने और सुरभि ने डिसाइड करा था कि एक सीरियस कंटेंट बनाते कुछ बढ़िया सा, जिसमें मैं विलेन बनूंगा। मैटा ने उसको इस सेंस में लिया कि वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। हाँ, तो वो मेटा ने डिलीट कर दी। उससे क्या हुआ, सुरभि का जिस दिन 100 के हुए उसी दिन ही अकाउंट उड़ गया। और इसी कारण से सुरभि झूठ बोलने लगे। हमारे दफ्तर में हम लोग आ रहे थे, कम से कम 12-15 लोगों ने इनसे यही पूछा होगा कि सुरभि झूठ क्यों बोलती है, सुरभि नहीं आई। उस टाइम ना इतने हेट कमेंट्स आने लग गए थे, लोग उसको पर्सनली लेने लग गए। सोने का कटोरा भी देंगे ना तब भी भीख मांगोगे तुम, शर्म नहीं आती तुमको, इतना पर्सनल हो गया। मैंने बोला भाई स्क्रिप्टेड है ये कोई रियल फुटेज नहीं है। ऐसा हो जाता है, बाप रे भाई यार, कुछ ज्यादा ही बुरा घर वाले देख लेंगे भाई, किसी ने पढ़ लिया तो ज़्यादा ही थोड़ा सा बुरा सा फील होने लग जाता है। हंसी आती है पर ऐसा लगता है कि नरक में जाएंगे। लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी इन अ क्लोज शॉट, कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। दोस्तों इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि पूत के पाँव पाले में दिख जाता है। इस मुहावरे का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर लाइक करें, फॉलो करें। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष। आपको इस नाम से ज़्यादा खास मतलब है नहीं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मतलब है, क्योंकि इनको आपने देखा है इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते। हमारे साथ है टिच्ची गैंग, हमारे साथ हैं राजन, हमारे साथ हैं ऋषभ और हमारे साथ हैं दीपक। आज हम इनसे करेंगे ढेर सारी बातें। शुरू करते हैं शुरुआत से ही। कैसे बना ये टिच्ची गैंग, कौन बताएगा ये? टिच्ची गैंग वैसे पहले ऐसा कुछ था नहीं, हम सारे साथ में वीडियोस बनाते थे। इनिशियली मैंने 2020 में वीडियोस बनानी शुरू की। ये दीपक और राजन अलग अलग बना रहे थे, ये दोनों अलग बनाते थे, मैं अलग बनाता था। बट फिर एक दिन मेरे दिमाग में आई कि साथ में, अब फरीदाबाद के ही हैं, अब और कोई दिखता नहीं था आजू बाजू क्रिएटर, तो हमने सोचा कि हम तीनों साथ में बनाते हैं। एक वीडियो वायरल हुई, उसमें हमने एक वर्ड टिच्ची यूज़ किया हुआ था, तो वहाँ से वो चल गया की टिच्ची की टिच्ची की टिच्ची, तो लोगों ने फिर नाम ही रख दिया टिच्ची गैंग। और ये बड़ी सही बात है, इनकी वीडियोज में जो हमको लगातार नजर आता है कि गालियों के किनारे से निकल जाएंगे, कोई अपशब्द है उसके बगल से होके निकल जाएंगे, वो नहीं बोला। मतलब गंदगी नहीं, आप उसको देख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो ये तो हुआ कि फरीदाबाद में आप लोग साथ में ही बनाते थे, लेकिन मिले कहाँ से, कैसी दोस्ती है? बचपन की दोस्ती है, स्कूल कॉलेज मिले, कैसे मिले? इंटर करते थे तीनों हम साथ, और ये दोनों साथ कॉलेज में थे। तो 2018 की बात है ये, और थिएटर करते थे, करते करते फिर ये मुंबई निकल गया था ऋषभ,
और काम करने की मैं तो आगे ही करूँगा। थिएटर वेटर अब हो लिया जितना होना था। तो क्या करते, दीपक और मैं कंटेंट बनाते थे। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले दीपक भी चला गया था मुंबई, कि अब मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। ये क्या करने के लिए गए थे सब, हीरो बनने? हाँ, सब एक्टिंग, सबको हम एक्टिंग करनी थी। और पूरा प्लान था कि थोड़ा बहुत थिएटर करेंगे यहाँ पर 2-3 साल, उसके बाद निकल लेंगे मुंबई, वहीं पे करेंगे ऑडिशन वगैरह। तो चला गया था, तब ये गया, इसके जाते ही लॉकडाउन लग गया। दीपक के जाते क्या मनुष्यत फैल गई वहाँ पर भी मेरे नाम की। वापस आ गया, वापस आया। उसके बाद ऋषभ को कॉल आया था कि यार थिएटर करते हैं साथ। ये अलग कंटेंट बना रहा था ऋषभ, हम दोनों अलग बना रहे थे, मैं और दीपक। और ये वायरल चल रहा था बढ़िया। हम रोज ऋषभ को देखते, भाई आज इसकी रील इतनी वायरल हो गई, आज इतनी चल गई, तड़ातड़ फॉलोअर बढ़ रहे हैं, दिन के 5000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं इसके। बोला अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी कर, देख 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 दिखाया। फिर तब धीरे 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 हिचकिचाहट थी हमारी कि इससे बात करें, क्या करें। और एक दिन इसका कॉल आया कि भाई साथ कंटेंट बनाते हैं, बनाने लगे। और तब से फिर ऐसी केमिस्ट्री मैच हुई, जो ऑफलाइन थी ऑनलाइन भी दिख रही है सबको। ये वाला सीन चल रहा है। ये थिएटर की शुरुआत कैसे हुई, ये कब से आप लोग कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताओ। ये हम 2015 से कर रहे हैं थिएटर। और हम जहाँ आजकल वीडियोस बनाते हैं वहीं पर हम थिएटर करते थे, ओपन में ही, पार्क में ही बैठ के नीचे ज़मीन पर। और ना ग्रुप में कोई लड़की वड़की कुछ नहीं थी। और अभी भी हम लड़के को लड़की बनाते हैं। और यही चलता था। 2015 से कर रहे हैं, 4-5 साल थिएटर किया अच्छा खासा। NSD रेपेट्री के हमारे सर थे मुकेश भाटी सर, उनके साथ किया हमने अच्छा खासा थिएटर। और आजकल हमारी जो एक्टिंग में थोड़ा बहुत लोग एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं, वो थिएटर की वजह से ही है। तो उनको लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं। तो वही है कि सीखा है। उसके बाद फिर मुंबई चले गए थे। मुंबई में कुछ हुआ नहीं तो सोचा यहाँ घर बैठ के करते हैं। फिर रील्स बनाते गए और आज देखो। बस मुंबई का अनुभव थोड़ा और बताइए, कैसे क्या, मतलब स्ट्रगल वाले दिन थे, कैसे लोगों से अप्रोच करते थे, वो दोनों? स्ट्रगल हुआ ही नहीं एक्चुअली। मैं जब गया ना 14 मार्च को गया था और 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया। कहते हैं ना तेरे जाती मुंबई बंद थोड़ी हो जाएगी, वहाँ जाती बंद हो गया सब कुछ। वहाँ जाती अंदर ही बैठा रहा 1 हफ्ते तक। और फ्लाइट बंद होने से ठीक 1 दिन पहले घर पे आ गया। मेरा तो खैर काफी लंबा था, इसका तो काफी छोटा रहा। मैं 2018 में निकला था। तो 2018 में निकला और वहाँ जाते ही मुझे पहले ही हफ्ते में मेरा काम मिल गया। पहला एक टीवी कमर्शियल था, बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मैं रणबीर कपूर को थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कंपटीशन वगैरह आ चुका है। पर टीवी कमर्शियल मिल जाएगा यूट्यूब पे, खोजना होगा तो कैसे खोजो? वो मिल जाएगा, बट वो ऐसा है कि उसमें आप मुझे देखने बैठोगे ना तो ऐसा होगा कि आया और गया, मतलब ऐसे पलक झपकी और गया। तो ऐसा शॉट था। बट फिर उसके बाद 1.5 साल फिर घिसता रहा मैं। पहले काम के बाद दूसरा काम कभी मिला ही नहीं। तो फिर उसके बाद दूसरा काम ढूंढने के लिए मुझे वापस अपने शहर आना पड़ा। और मैंने सोचा कि यार अब चलो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, लॉकडाउन भी लगने वाला है। मस्त कंटेंट चल पड़ा एंड आज आपने इनवाइट कर लिया। उस टाइम इंस्टाग्राम नया नया आया था बिल्कुल, तो रील्स चालू हुई थी नहीं, तब। इंस्टाग्राम तो नया नहीं था, ना हाँ, रील्स का जो हाँ, फंक्शन TikTok उसमें आया बंद था। और टिकटॉक बंद हो चुका था, रील स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं लग रहा था कि भाई इस पे बनाया भी जा सकता है नहीं, क्योंकि होता है ना थिएटर आर्टिस्ट है भाई हम, तो हम क्यों शॉर्ट कंटेंट बनाएंगे, हम थोड़ी ना बनाएंगे। और तब लगा कि बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। इसकी वजह से हमें फिर लगा कि यार बना सकते हैं, काम भी हो सकता है। और फिर उसके बाद ब्रांड्स भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं, तब पता लगता है कि यार सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है ये तो। और जो काम आप बाहर जाकर पैसे दे के ऑडिशन की लाइन में लग के कर सकते थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ से ही मिल सकता है। लोग एक्टिंग ही तो दिखानी है, मेन यही रहता था कि मैंने एक्टिंग ही दिखानी है। तो अब भी लगता है ये कि इंस्टाग्राम पता नहीं कितना टाइम चलेगा, शॉर्ट कंटेंट का क्या आगे स्कोप है नहीं है। लॉन्ग फॉर्मेट पे शिफ्ट करेंगे, हम भी इस साल प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। ठीक है, इस पे भी आएंगे, कंटेंट पे आएंगे, वायरल पे भी आएंगे, लेकिन उसके पहले जाएंगे बचपन की ओर से। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, घर पे कौन है आपके? घर पे मम्मी पापा, भाई है, बहन की शादी हो गई अभी हाल फिलहाल में। और बचपन में पढ़ाई वढ़ाई में तो इतना खास नहीं था। जब इंजीनियरिंग करी है मैंने, ओहो, कौन सी ब्रांच? EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी है। और उस वक्त ऐसा लगता था 12th के बाद कि ऐसे सोचते ही नहीं थे कि कुछ और सोचना है। ये सोचते थे कि इंजीनियरिंग में कौन सा वो फील्ड चुननी है, EC चुननी है। बैच कौन सा रहा होगा लगभग? कौन सा? ये 2017 में पास आउट हुआ था मैं, और उसमें भी री भी आई थी मेरी अच्छी खासी। और जैसे तैसे क्लियर कर दिया, बस निकल गया। 4 साल में निकल गया? हाँ बस निकल गया। और जैसे तैसे मैं मेरे पापा पीछे पड़े रहते थे, यार तू डिग्री लेके आ। मैं जैसे तैसे मैंने डिग्री कर आके लेके आया। और मैं पापा टीवी देख रहे थे, मैंने पापा ये डिग्री, कहते ऊपर रख दे अलमारी के ऊपर। और तब से वहीं पड़ी है, देखी नहीं आज तक, बस वहीं रखी हुई है।
आप बताइए, आप अपनी पढ़ाई में- मतलब हम दोनों दीपक और मैं सेम कॉलेज में ही थे, मानव रचना फरीदाबाद का लोकल कॉलेज है। हमारा कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो फिर पापा को पैसे दे के वही एडमिशन करवाना पड़ा। आपकी ब्रांच भी सेम थी? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का था। मुझे किसी ने बताया था उसमें ज़्यादा लड़कियां होती हैं पर ये गलत फहमी मेरी वहाँ जाके टूटी कि क्योंकि मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, वहाँ पे 2 शिफ्ट होती थी। पापा ने धोखे से इवनिंग शिफ्ट में करा दिया जिसमें लड़कियां नहीं थी। तो इवनिंग शिफ्ट में था? हाँ इसको भी अभी पता चला। तो इवनिंग शिफ्ट में मैं था, वो बाद में खैर इवेंचुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं जाता डे में ही था और 1-2 क्लास अटेंड करके फिर, लेकिन पढ़ाई में मैं अच्छा था और लास्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप भी किया था। और साथ के साथ थिएटर भी करता रहता था। पैगाम वहाँ की थिएटर सोसाइटी थी जिसका मतलब मैं हेड था जब पहले पहले वो बनी। तो वहाँ से फिर थिएटर की जर्नी शुरू हुई एंड यहाँ तक कंटेंट क्रिएशन तक पहुँचे। सेम वही इंजीनियरिंग। आपकी ब्रांच कौन सी? मेरी CS थी, कंप्यूटर साइंस। सारे बैक वैक लगी कुछ? बैक लगी थी मेरी, और बैक भी मेरी ऐसी लगी थी वाइवा में ही फेल कर दिया था मुझे। वाइवा में कौन फेल होता है? पता नहीं, अब मेरे मजाक ही लग रहा था, उसने सही में कर दिया टीचर ने। किसी चीज का बदला लिया था उसने? क्या किया था? हो सकता है कि मैंने असाइनमेंट भी नहीं दिए थे, मैंने जो क्लास में जो होता है कुछ भी सबमिट नहीं करा था मैंने उस सब्जेक्ट का, फाइल भी नहीं बनाई, उन्होंने फेल कर दिया। किसी ने मुझे अभी तक लग रहा था कि टीचर बुरा था। किसी ने मुझे आके बताया कि तेरे नंबर 14 लगे हुए हैं वाइवा में। बोला हो ही नहीं सकता। मैं गया वहाँ पे लिस्ट में चेक करा, वहाँ पे 14 थे। मुझे लगा यहाँ भी मजाक करा है, यहाँ नहीं है 14, अंदर जो मेन जाएंगे वहाँ पे पास होऊंगा। वो उन्होंने 14 ही बोला फिर टीचर ने। मैंने बोला सर, फिर मैं उस पर आ गया, सर प्लीज देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको ठीक कर दो। तब तक तो मैं तौर में घूम रहा था कड़े। मैंने कहा हाथ जोड़ रहा हूँ सर, इसको प्लीज ठीक कर दो आप कैसे भी करके। कह रहे बेटा अब तो जा चुके हैं। तब मेरे को 40 के 44 मार्क्स कुछ, मतलब जितने वाइवा में कम हो रहे थे उतने मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए थे। तब ये दौड़ लगी थी मेरी। हाँ बैक भी आई थी तो ईडी बैक लगी कभी? ईडी भाई ईडी में लगी थी। वो स्केल लेके घूमता रहता था मैं 6 साल, और जैसे तैसे हाँ फिर उन्होंने एंड में पास कर ही दिया मेरे को 5-6 साल बाद कि ईडी में रह गई है इसकी, अपने आप ही कर दिया मेरे को। 6 महीने तक तो मेरे को क्लास ही नहीं पता थी कहाँ पर है। मैं लाइन बना के जाते थे लैब रूम में, तो मैं पानी पीने रुकता था तो गायब। मुझे लगता था यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ क्लास, जब तक खत्म हो जाती थी 50 मिनट में क्लास ही खत्म हो जाती थी। तो मैंने 6 महीने तो स्टार्टिंग की क्लास ही अटेंड नहीं करी, और उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आई कार्ड भी नहीं दिखाता था, फीस की रसीद ही दिखाता था बाहर, ये देख लो। कहते भाई तू जा यार, तू जा अंदर जा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 इंजीनियर बात कर रहे हैं। मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी और मेरी मर्सी अटेम्प्ट में जाके ईडी निकली थी 4थी बार में। मैंने जॉब भी करी है, मैंने 4 साल IT में जॉब करी है। कहाँ? मेरे यहाँ वेंचर 7 कंपनी है फरीदाबाद में ही। फरीदाबाद में? हाँ 2-3 महीने मैंने नोएडा में जॉब करी, फिर मेरे को वहाँ पसंद नहीं आया। मुझे लगा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है यार, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मैं उन्हें बोला कि सर मैं जा रहा हूँ। कैसा लगता था ऐसे ऑफिस हर दिन जाते हो? और 4 साल तो पर्याप्त होता है, तो ऐसे दूसरे तीसरे साल में कैसा वो लगता तो बस टीम थोड़ी अच्छी मिल गई थी तो उन्होंने संभाल लिया, वरना मैं 1 महीना में न टिकता तो रो ही गया था आंसू से। एक प्रोजेक्ट में मुझे लगा दिया था, और प्रोजेक्ट ऐसा था कि पहले तो बोले सब होंगे, बाद में बोला तू ही है। और करना क्या होता था? कोडिंग वेबसाइट पूरी मेंटेन करनी थी, और कोडिंग पूरी हार्डकोर कोडिंग, मुझे उसमें कुछ पता ही नहीं क्या करना है। 1 महीना उन्होंने ऐसे बिठा के रखा, काम स्टार्ट होगा, बाद में कह रहे तुझे खुद करना है। 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ऑफिस में रुका हुआ था और मेरे आंसू निकल रहे हैं। एकदम से बॉस आया कि तो रो रहा है, तो सही में ही रो रहा है, इतना बड़ा होके छोटे बच्चे की तरह पैंट में निकल गई जिसकी। उनको लगा ये तो रो ही रहा है। तो उन्होंने कहा बच्चे तुम्हें दूसरी टीम में कर देंगे हम। वहाँ पे काम थोड़ा हल्का था और मुझे समझ भी आ रहा था कैसे करना है, तो वहाँ पे मैंने 4 साल करा। साइड बाय साइड कंटेंट चलता रहा, टीम संभाल लेती थी अगर बिल्कुल ज्यादा इशू हो जाता था और मुझे सॉल्व नहीं होता था। इसकी फिर ये जॉब कर रहा है, मतलब निकाल दिया था, करे जा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा था कि निकाल भी दिया। इंजीनियर करके फिर भी इज्जत वाली जॉब कर रहा था। मैं BPO में था। मैं वहाँ पे लेकिन अंग्रेजों से गालियाँ सुन रहा था। ये मैं अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील करता हूँ कि अंग्रेजों से, यहाँ डोमेस्टिक में नहीं किया मैंने, वहाँ पे राउटर ठीक करता था अंग्रेजों के। तो कुछ भी हो गया, सर तार लगा के देख लो, तो फिर नाम भी तेरा चेंज होगा कुछ? नहीं नाम तो चेंज नहीं, नाम मैं वैसे बताता ही नहीं था मैं अपना, पर वैसे बताना पड़ता था तो मैं एडम शुक्ला। तो ऐसे बुरे दिन तो नहीं देखने पड़े होंगे आपको, या देखे ऐसा? नहीं मैंने तो जॉब करी नहीं है, और मिलती भी नहीं मेरे को, मुझे जितना पता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स करी है मेरे को बल्ब लगाना आता है बस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे, कि मेरी हाइट भी लंबी है ना तो मैं बल्ब लगा देता हूँ कि बस हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी है। ये था। बहुत बढ़िया। राजन से मेरा सवाल है,
रंग मस्या, ये आपके चैनल का नाम था क्या? क्या नाम था वो? रंग मस्या क्या है उसका मतलब? ये राजन रंगमस्य ये ऐसे पढ़ा था कि रंगमस्य का मतलब होता है रंग में रमा हुआ और रंगों से जुड़ा हुआ, रंगमंच से जुड़ा हुआ। इसके पीछे थिएटर था। थिएटर था पूरा, कि मुझे थिएटर से ही मिलता जुलता कुछ ढूंढना है, और नाम भी थोड़ा मुझे अच्छा सा लगा था, तो राजन रंगमस्य मैंने ऐसे तौर में रख लिया, किसी से बोला ही ना जाए। अब वो कोई बोले रंगारंग बोल दे, कोई रंगकर्मी, वो कुछ भी जिसके मन में जो आए वो बोल दे। अब मुझे बार बार करेक्ट करना पड़े कि यार ये कैसे करूँ अब मैं। फिर करते 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 वो प्रॉपर हसल चल ही रहा था भयंकर वाला। तो लेटा हुआ था एक दिन, सोचता रहा कि यार ये हसल चल रही है, बहुत भयंकर वाली हसल चल रही है। तो रियलाइज़ हुआ कि हसल लाइफ टाइम ही चलेगी, ये कभी ख़त्म तो होगी नहीं। अभी मुझे ये बनना है, फिर मुझे कुछ और बनना है, फिर मुझे कुछ और पाना है, पूरी लाइफ ये चलती रहेगी हसल। तो रियलाइज़ हुआ कि हसलिंग राजन। फिर मैं इनसे पूछता था हसलिंग राजन सही है या फिर हसलिंग ये, इस तरीके से। बीइंग आर्टिस्ट भी मैंने सोचा था कि ज़िंदगी भर आप आर्टिस्ट बनने के उसमें रहते हो, प्रॉपर आर्टिस्ट कभी कह ही नहीं सकते आप अपने आप को। तो उससे पूछा था मैंने ऋषभ से कि बीइंग आर्टिस्ट सही रहेगा या हसलिंग राजन। तो हसलिंग राजन डिसाइड हुआ था कि तेरा नाम भी आएगा इसमें और यूज़र नेम भी अच्छा बन जाएगा। ऐसे तो यूजर नेम भले अच्छा बन गया, लेकिन नाम की समस्या गई नहीं, क्योंकि हम भी आपस में बात करते हैं, लोग कहते हैं हसलिंग रंजन, और आपसे भी कहते होंगे ये। बहुत 100 में से लोग अगर मिले तो 95 ही होता है हसलिंग। हाय रंजन भाई क्या हाल है? तो यार वही मुंह उतर जाता है कि भाई राजन पहले नाम तो यार सही मतलब देख लो, ये रहता है। अब रंजन और राजन में कंफ्यूजन है, पता नहीं क्यों। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई भी नाम रख देते हैं, बाद में मीनिंग निकालते हैं। जो लोग पूछते हैं ना कि इसका मतलब ये था, जैसे मैंने अपना इस भाई ने रखा था मेरा डीपेस्ट गर्ग, फिर मैं सोचता रहा क्या था, फिर मैं सोचता इसको बार बार बोलो द बेस्ट गर्ग, डीपेस्ट गर्ग, द बेस्ट, बस द बेस्ट, डीपेस्ट तो ये चलता रहता और इसका भी दीपेश पड़ता है। इसको भी लोग दीपेश समझते हैं, क्योंकि डीपेस्ट गर्ग लिखा हुआ है, तो लोग डीपेस्ट की जगह दीपेश पढ़ते हैं उसको, दीपेश गर्ग। नाम के साथ स्ट्रगल है। घर वालों ने क्या कहा जब आप लोग होने लगे वायरल और दिखने लगे? लोगों ने कहा भी होगा कि बच्चा वायरल हो गया है, फिर क्या कहा घर वालों ने? घर वाले उनको लगता ही नहीं, क्योंकि रील्स तो सभी देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो हम ही कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। उनको ऐसा लगता है तू पार्क में जाके बना रहा है, वहां कौन देख रहा है तेरे को? उनको कौन बताए कि ये वायरल भी होती है, जाती भी है। अब मम्मी भी देखती रहती है रोज रील, तो उनको लगता है कि हमारा बेटा ये भी डेली बनाते रहते हैं, कोई कुकिंग की बना रहा है तो ये भी रील ही तो बना रहा है। उनको ही नहीं पता ना कि क्वालिटी कंटेंट और कंटेंट में भी फर्क होता है। कहते रील डेली बना रहे हैं तो कंटेंट वॉन्टेंट नहीं है उनके लिए, ये है कि हमने एक काम क्या किया, या फोन निकाला और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, बस ये किया हमने। तो उनको लगता है यार ये तो हम ऐसे भी करते हैं, शादियों में ब्याह में जाते हैं ऐसे कर देते हैं, हम वही तो कर रहे हैं ये भी, तो इसके लिए क्या वायरल हो रहे हैं। बट वो उनको समझ नहीं आता। बट हाँ, जब इनिशियली वायरल होना शुरू हुए तो पापा के किसी दोस्त के बेटे ने आके पापा से कहा कि यार तुम्हारा बेटा ना शायद कुछ बनाता है इंस्टाग्राम पे, मेरा बेटा देखता है उसको, तो एक बारी क्या बात करवा दोगे मेरे बेटे की, तुम्हारा ही है ना। वो मान नहीं रहा कि वो तुम्हारा बेटा है। तो फिर पापा को लगा कि क्या कर रहा है। फिर पापा ने आके घर जाके फिर पूरी प्रोफाइल देखी, तो फिर मुझे थोड़ा डर भी लगा कि वो की टिच्ची वगैरह देखना ले। बट फिर देखा उन्होंने, तो अभी तो उनको लगता है कि हाँ कुछ कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ पर पैसा दे देता है तो ठीक है, पैसा मिल रहा है और क्या। कहते बाहर इज्जत है, मैं बोलता हूँ बाहर बहुत पहचानते, घर में तो इज्जत नहीं है ना। घर में कमा पहले इज्जत, क्या करें ट्रॉफीज का, हम क्या करें बता। तो ये चलता रहता है डेली स्ट्रगल घर पे। आपके यहाँ क्या सीन है? मेरा तो अब जाकर थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, पता नहीं को भी कैसे, उससे पहले तो नहीं था। अभी तक उनको ये था कि जॉब चेंज कर ले तू, जॉब चेंज कर ले बेटा बस। मेरे पापा को अभी नहीं पता कि जॉब छोड़ी है मैंने, बाकी घर वालों को पता है। हालांकि मैं हर जगह बोल चुका हूँ, बस पॉडकास्ट नज़र में ना आ जाए उनकी कोई। पापा को अभी नहीं पता कि जॉब मैंने छोड़ी है, नवंबर में ही छोड़ी मैं 2023 में। और तब तक उनको यही लग रहा था भाई अब पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाए कि आईटी में पैकेज ना 24 लाख का होता है, 28 लाख का होता है। भाई वो फिर कोडिंग भी तो करते हैं, 14 घंटे कोडिंग करेंगे ऑफिस में, और पिछले 6 साल से कोडिंग करते आ रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस तो काउंट होगा ही प्रॉपर। उनको लगता है कि नहीं पैकेज। अब जब थोड़ा बहुत रील कंटेंट वायरल होने लगा है और यूट्यूबर्स के साथ करा, और ये जियो सिनेमा IPL के ऐड करके आया, तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो मतलब हो रहा है, इसको बुला रहे हैं। अब भी उनको मुंबई में जब मैंने बोला ना, उन्होंने बोला जियो सिनेमा की ना मेरे को ऐड मिल रही है, तो कह रहे अच्छा। मैं बोला मुंबई जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। कल मुंबई जा रहा है तू? मैं बोला हाँ कल जा रहा हूँ मैं मुंबई। तो बोले बेटे ये सब फ्रॉड होते हैं इन चक्करों में
इन चक्करों में मत पड़ तू, ये सब फ्रॉड होते हैं। बोला अरे पापा पूरी एजेंसी इन्वॉल्व है, पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? तब उन्हें ये समझाना पड़ा कि एजेंसी क्या है, कंपनी क्या है, ये क्यों तेरे साथ दे रहे हैं, क्या चक्कर चल रहा है, ये प्रॉपर समझाया। फिर उन्हें पैसे ऐसे ही बताया कि पैसे ही मिलेंगे, तो कह रहे चलो सही है। फिर तो हम मेरे माने। पापा तो एचआर में हैं और मेरे पापा एचआर में हैं, तो इसलिए मुझे अभी तक जॉब वैकेंसीज भेजते रहते हैं खुद ही। क्या इंस्टाग्राम पे अकाउंट? अब इंटरव्यू देने आया ना, तो घर पे बोला मम्मी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ढंग से दियो, क्लियर हो जाए तेरा। उनको ये नहीं कि इंटरव्यू कोई सवाल क्यों पूछेगा हमसे, बस क्लियर हो जाए इंटरव्यू तेरा। घर वालों को बस चले तो इंस्टाग्राम के अलावा लिंक्डइन पे भी अकाउंट बना ही दे। आप लोग किसको देखते थे? क्रिएटर्स कौन थे? आपका फेवरेट क्रिएटर कौन था उस टाइम पे जब आपने शुरुआत की? फेवरेट क्रिएटर हम कुशाल पवार है एक, मुंबई का, बहुत ही मेहनत करता है, उसको देखता था मैं बहुत। और बाकी मैंने उस वक्त कंटेंट नया शुरू हुआ था। अच्छा, हमसे मतलब पहले भुवन बाम जब हम नहीं बनाते थे, तब तो वैसे भुवन बाम वगैरह थे। भुवन बाम तो अभी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं। आशीष चंचलानी हो गए, हर्ष बेनीवाल हो गए, तो काफ़ी उस टाइम जो नए जो फर्स्ट वेव पे सवार हो गए थे यूट्यूब की, तो उनको देखते थे। अभी आजकल उन लोगों के साथ काम करने को भी मिल रहा है, उनसे बातचीत है डायरेक्ट, वो बात ही कर लेते, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये बात कर रहे हैं हमसे। ये तो खैर हर्ष बेनीवाल के साथ इसने एक चेकमेट करके छोटी सी वीडियो भी की थी, तो अभी काफ़ी अच्छा लगता है कि जिन लोगों को कभी आइडियलाइज करते थे हम, वो आज साथ में काम कर रहे हैं। कुशाल के फैंस नाराज ना हो, वो ऐसी बात कर रहे थे कि वो किसको देखते हैं। अब हमारा प्यार है, हाँ अब हमारा प्यार है, कुशाल अब हमारा प्यार है। फैंस बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा नहीं 2020 और 2015, वो भाई 2020 की बात कर रहा है, वो भाई 2015 की बात कर रहा है। 2015 में जो वो बोन माम रील उसमें बनाते थे ना, फ्रंट कैमरे से ऐसे 5 मिनट के स्केच, तब देखता था मैं भाई कि इतना बढ़िया राइटिंग होती थी उनकी। और वो उसी से ही फिर हमने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा था। मैं और मेरे कॉलेज के थे 3 जनों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा कि अब हम भी बनाएंगे, चला ही नहीं, भाग जाओ। अब 2-3 बार यूट्यूब पे ऑन एंड ऑफ रहा, बनाया तो भुवन माम, हर्ष बेनीवाल, अंकुर पाठक, यहाँ से नजर बट्टू, अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, सबके कंटेंट तब मैं देखता था, बहुत देखता था। लगता था कि यार बातचीत ही हो जाए इनसे, एक बार मिलना ही हो जाए, बस देख ही लें एक बार, यही हो जाए काफ़ी है। तो पहला सेलिब्रिटी एनकाउंटर क्या था? किससे मिले थे आप पहली बार जिसको मिलके लगा कि भाई? पहली बार हमारी ना एक रील थी जो कि ऋषभ के पेज पर थी, बॉम्ब वाली, कि 2 बंदे आए हैं बॉम्ब डिफ्यूज करने और इंटर्न है वो। अब वो तार काटनी है उनको, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं अब जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो ऐड भी आ रही है। ऐड 3 बार ऐड आई और वो बम फट गया, हम डिफ्यूज कर नहीं पाए उसको। और गाने वाने भी खुद ही गा रहे हैं कि एक बार चल मेरा गाना बजा दे बस तू, ये मेरा गाना मेरा फेवरेट है, जाते जाते गाना बजा दे बस, बॉम्ब तो फटने वाला है। तो चंदा मेरे उस पर भी ऐड आ गई, तो फिर खुद से ही गाना गाने लग गए और वो रील वायरल हुई। तो वो देखी थी अमित भड़ाना ने, देखी थी उन्होंने, देखी, फिर उन्होंने मैसेज करा था कि कहाँ रहते हो आप, अपना नंबर बताइए। वो मेरा पहला एनकाउंटर रहा था कि यार ये वेरीफाइड अकाउंट है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है वो है। मैंने मनदीप को बोला था, मेरा दोस्त उस वक्त साथ खड़ा था, मैं बोला भाई तू रिप्लाई कर दे कुछ इंग्लिश में बढ़िया सा, मैं तो नहीं कर रहा अभी। अमित भाई को इंग्लिश में रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बात की है, बहुत कमाल के आदमी, बहुत डाउन टू अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल सच एकदम। और ऐसा लगा नहीं हमें कि ये बहुत बड़े ऐसे सेलिब्रिटी वाले दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो हमारे साथ के ही हैं। और ऐसा उन्होंने हर बार फील भी कराया, मैंने काम करा है, ऋषभ ने करा है, दीपक ने करा है, हम SSC एक वेब सीरीज आई थी उनकी, उसमें हम तीनों थे। उससे पहले इसने एक वीडियो में किया था, अभी रिसेंटली भी 2 वीडियोस हैं, राजन की है, मेरी है, अभी आने वाली है, तो उसमें काम किया हमने उनके साथ। और उसके बाद उनसे काम करना हुआ पूरव झा के साथ, पूरव झा के बाद हर्ष बेनीवाल, उनकी जो चेकमेट मूवी आई थी उसमें करा। फिर ऑल राइट के साथ एक कुछ प्रोजेक्ट हुए थे अमेजोन मिनी टीवी पे जो आए थे। अब एक फिर वैसे चल रहा है धीरे धीरे, मतलब चल ही रहा है। मेरा तो पहला जो सेलिब्रिटी एनकाउंटर था वो हुआ रणबीर कपूर के साथ। तो वो शमशेरा उनकी पिक्चर आई थी, तो उसके प्रमोशनल इवेंट पे जाना था। तो पहले तो मैं कहीं और जाने वाला था, मेरा पूरा ट्रिप घूमने फिरने का प्लान था और सब कुछ बुक करवा रखा था। उन्होंने बोला कि रणबीर कपूर आया हुआ है दिल्ली में, वो बुला रहे हैं। तो मैंने तुरंत 2 मिनट भी नहीं सोचा कितने 10-20 हज़ार रुपये जो भी फुकने तो मैं बोला ठीक है जाने दो उसको। दिल्ली पहुंचा,
और पहली बार जब रणबीर कपूर के सामने था और मैं लिटरली ऐसे था मैं, और ऐसे मेरी बारी आने वाली थी कि मैं जाके अभी उनसे फ़ोटो खिंचवाऊंगा, बात करूंगा। तो जैसे मैं गया उन्होंने बोला हेलो ऋषभ, जी सर। और वो फोटो आज तक मेरे पेज पे डली हुई है, वो मीम फोटो बन गई है कि मैं वहां पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ ऐसे रणबीर कपूर है मेरे, मैं ऐसे फोटो खिंचा रहा हूँ, और वो फोटो मीम बन गई हमेशा के लिए। तो वो मेरा सेलिब्रिटी एनकाउंटर था। मैं तो अमित भाई से मिला था जब इनके साथ ही बाद में गया था मैं, तो फिर उनके साथ एनकाउंटर था। और बाकी हम तीनों का जाकिर खान सर का फॉलो आया था, तो वो हमारे लिए ऐसा था कि अरे कुछ तो कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम। जनता के कुछ सवाल हैं, मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, फिर अपने सवालों पे लौटूंगा। सिंह साहब का सवाल है, आप में से कौन देगा जवाब, आप बताना। सिंह साहब ने पूछा है, इनका शायद ये यूट्यूब चैनल का नाम हो, आप लोग दिल को टच कर देने वाली कहानियाँ लाते कहाँ से हैं? अच्छा, ये बेसिकली एक बार आईपी इसने मतलब इसने एक छोटा सा आइडिया बताया था कि ना भाई एक कोई आदमी होगा, वो भीख मांग रहा होगा और हम उसको भीख मांगते हुए देखेंगे तो हम उसको जाके कटोरा दे देंगे कि मतलब पैसे के बजाय कि ये कटोरे से भीख मांगो। ये जैसे कुछ वरुण पुर्थी के वीडियो जुआ करते थे उसकी पैरोडी करते थे। तो फिर उसने ऐसा कुछ बताया, तो बट फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा इमोशनल वे में प्रेजेंट करेंगे, फिर ट्विस्ट लाएंगे। बट फिर मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च मारा हार्ट टचिंग स्टोरी, और फिर वहाँ पे जो मेरे सामने वीडियोस निकल के आई, हाँ पता लगाना पड़ेगा, अभी मैं इन भाई साहब की मदद करूँगा। तो ये सारी वीडियोस निकल के सामने आई। फिर वहाँ से ये हमने टोन निकाला कि डब करेंगे पूरी वीडियो को। एक बार एक लड़का कहीं जा रहा होता है तो उस लड़के को कोई दिख जाता है, वो फिर मदद करता है और हमेशा उल्टी मदद करेगा उसकी। तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका वॉइस ओवर कौन करता है? वॉइस ओवर मेरी आवाज़ होती है। हाँ, वो डायलॉग वगैरह भी वो जो थुलथुले पेट वाले या जो भी ऐसे है ना, गुनगुने गोबर जैसे दिखने वाले भाई साहब, वो सारे जो अलग अलग गालियाँ जो गालियाँ नहीं भी होती, तो वो सब मैं ही सोचता हूँ। यही रहती थी कि उसको कितना गंदा बना सके एक्टिंग के मामले में। क्रिंज बना दे, इतना क्रिंज बना दे कि हर एक वर्ड में भी कुछ एक्शन कर पाए, ये रहता है। उसकी पर्याप्त कोरियोग्राफी है, मतलब उसमें आप जो हर एक शब्द के लिए जो देते हो, एक भाव मुद्रा देते हो, वो शब्द होते हैं। फिर उसको इन दोनों को मैं बताता हूँ ये शब्द है, फिर ये क्या कहते हैं आधा घंटा लेंगे साइड में जाके, फिर ऐसे 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 उसकी पूरी इसका बीटीएस चाहिए। अगर हम शूट करते हैं जैसे टाउन पार्क में ही करते हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, लोग भी देख रहे होते हैं, यार इतनी गंदी एक्टिंग, इससे अच्छी तो हम ही कर लेंगे। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होती है कि इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं यार ये, तो हमें भी थोड़ी शर्म आ जाती है। हाँ, उनको समझ नहीं आता। कभी अगर हमें जैसे किसी की दुकान पे शूट कर रहे हैं, हमें बोलने में भी शर्म आती है कि भैया शूट कर लें क्या, तो कहेंगे हाँ, और फिर एकदम से कहीं जा रहा होता तो उनको लगता है यार अभी बात तो ठीक कर रहा था, ये एक्टिंग ऐसी कैसे कर रहा है ये। तो उनको समझ नहीं आता कि ये वैसी टाइप की वीडियो बना रहे हैं। अब तो पहचानने लगे होंगे इलाके के लोग भी, अब तो पहचान। हाँ, अब तो खैर आसपास के लोग, अब तो जिसको मिलना होता है वो सीधा फरीदाबाद में टाउन पार्क ही पहुंच जाता है। ये मैं पूछने वाला था, इवन मेरा सवाल भी था और यही मैं पूछने वाला था कि आप तो सड़क पे चादर बिछा के भी बैठ जाते हो, कंबल बिछा के लेट गए, ये सब भी, या फिर साड़ियाँ पहन के आप कुछ कुछ कर रहे हो, तो काफी अजीब तरीके से देखते होंगे लोग। लोगों को शर्म आ जाती है कि यार नहीं देखना, हम फिर भी करते रहते हैं। हमें लगता है कि अब ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा, सच में ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि सामने सूरज होता है हमारे, जैसे आपने बताया कि लल्लन टॉप की शुरुआत कैसे हुई थी, हम अभी उसी फेज में हैं कि सामने सूरज है, हमें सूरज ही एक लाइट का सोर्स है हमारे पास, वो डूब रहा है। अब सामने भीड़ है, खड़ी हुई है, अरे छोड़ो यार, ऐसे तुरंत ऐसे आदमी के कपड़े उतारे, औरतों के कपड़े डाले, पेटीकोट विग लगाई, बस शुरू हो गए वहीं पे। अब वो रेलवे स्टेशन कौन सा होता है जहाँ पे आप लोग वीडियोस बनाते हो? वो फरीदाबाद ओल्ड का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बनाते हैं हम जाके, और वहाँ पर भी डर डर के बनाते हैं कि टिकट तो लेनी रखी, प्लेटफॉर्म टिकट के प्लेटफॉर्म टिकट लेनी रखी, यहाँ पर भी अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये सीन हो गया कि विग पहना लो, पेटीकोट पहना लो, सूट पहना लो, लोग थोड़ी देर खड़े रहते हैं, देख रहे होते हैं, हंस भी जाए अगर तो 5 मिनट से ज्यादा खड़े ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनको भी अपना कुछ काम करना है। बिल्कुल ही कोई वेला होगा तो 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहेगा, और वो भी कुछ मदद ही करा देता है, कैमरा पकड़ ले भाई तू इधर आ, तब से खड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ ले, ये पकड़ ले, ये प्रॉप पकड़ ले, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे कुछ ऐसा लगता नहीं, तो इस हद तक अब हो चुके हैं, खुल चुके हैं बेशर्म। दूसरा सवाल है जीत का, अरे ये तो झगड़ा करा देंगे। आप तीनों के बीच कभी किसी रोल को लेकर अनबन हुई है? हाँ, डेली होती है, अभी भी हो रखी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अनबन तो नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, जिसका जो आइडिया होता है वो आगे पहले से घर से सोच के आता है, तो हम ना इसको
प्रोफेशनली एकदम जैसे छोटी सी हम फिल्म मेकिंग ही समझ लेते हैं इसको कि प्रॉपर कास्टिंग होगी। अगर कोई रोल है जिसमें राजन फिट बैठ रहा है तो वो राजन ही करेगा, कोई रोल है जिसमें दीपक फिट बैठ रहा है वो दीपक ही, जिसमें मैं फिट बैठ रहा हूँ वो मैं ही करूँगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हम तीनों के बीच में है कि हम क्वेश्चन नहीं करते एक दूसरे को कि भाई भी आपकी हेल्प करता हाँ, इसमें हमने कभी एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं किया कि यार इसमें ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो ऐसा। ये तो हमारी बात चलती भी है कि अगर तू पेड़ भी बना देगा ना तो वो क्वेश्चन कभी आता नहीं है माइंड में कि मेरे को भाई ऐसे क्यों यार, नहीं शुरू से ही ऐसा रहा है। तो जब इसने फ़ोन करा था, बुलाया था कि आ जाओ रील बनाते हैं, तो खुश हो जाते थे हम कि भाई ऋषभ बुला रहा है, ये तो चलना ही चलना है, काम करना ही करना है। एक्टिंग तो हम पहले भी कर रहे थे, दीपक और मैं बना ही रहे थे, एक्टिंग भी उतनी ही सही थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब इसके साथ जुड़े तो इसका कंटेंट और एडिटिंग वाइज भी और राइटिंग वाइज भी हर तरीके से पूरा पैक्ड रहता था। ऐसा लगता था कि पूरा स्ट्रक्चर्ड है। हम एडिट के मामले में काम चोरी करते थे दीपक और मैं कि एक टेक में करेंगे यार, जो भी करना है सामने फ्रंट एंगल लियो, वहीं से जो एक्टिंग निकल जाए, कोई क्लोज शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर इसके साथ जाते जाते काम करने लगे, सीखने लगे। लोग तारीफ करते हैं वन टेक की, कह रहा है यार वन टेक में कर दिया, वन टेक में कर दिया। मैं लगता है अच्छा सही है। बाकी यही ये शुरुआती एडिटिंग आप कैसे मोबाइल पे ही किया करते थे या कैसे करते थे? अभी भी अभी भी काफ़ी सारी वीडियोस की होती हैं, अभी भी फ़ोन पे ही करते हैं क्योंकि वो अभी आईफोन ले रखा है तो वो थोड़ा सा फिजिबल रहता है कि कहीं भी चलते फिरते कार में कर लिया। अब हर जगह ऐसे लैपटॉप कैरी करके वो सब अच्छा नहीं लगता है। जो ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ही हैवी कैमरा पे शूट हुई होती है, फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा निकालना पड़ता है, फिर वहाँ फ़ोन फेल हो जाते हैं। वो लड़ाई हम ऑन स्क्रीन नहीं करते हैं, मारना धरना सारा निकाल देते हैं। बाहर कोई अनबन नहीं होती। वैसे कोई अनबन नहीं है। कि अगर कभी लड़ाई वाली रील शूट हो रही है ना तो इसके साथ ना हो, दीपक के साथ। ये सही में मारता है और कोई भी नया क्रिएटर भी आ जाए ना उसको डर लग जाता है हमारी बातें सुन के, जो कि सच होती हैं। ये कहीं का गुस्सा निकल रहा होता है या रोल में? ये बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है बचपन से। अब मेरा थोड़ा ऐसा रहता है विजन कि मैं इन लड़ाइयों को थोड़ा उस वे में दिखाऊं कि लोगों को लड़ाइयाँ अच्छी लगें कि हाँ यार, जैसे हमारी एक रील चल भी गई थी साथ में, हाउ वी बिकम फ्रेंड, उसमें भी लड़ते ही हैं, तो फिर उसमें दोस्त भी बन जाते हैं। तो उसमें ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ईगो भी सेटिस्फाई हो गई और दोस्त भी बन गए। लड़ना कोई चाहता नहीं है मेरे ख्याल से कोई दुनिया में, सबको लगता है कि 9 आइडिया लड़ाई वाले रहते हैं हमारे। एंड हम पूछता हूँ तो इतनी लड़ाई वाली क्यों लाता है, बोल रहा मैं ना हर वो स्पेस ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पे हम लड़ाई कर सकें। क्या एक इसने कॉन्सेप्ट ऐसे बताया था मुझे, कह रहा 2 पेशेंट हैं हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और पट्टी वट्टी लगी हुई है पूरी प्रॉपर, और सोच हम दोनों लड़ जाए। बोला भाई ये लड़ाई वाली एंडिंग हटाना, लड़ाई वाली मौत मैयत वाली भी उसको थोड़ी फैंटेसाइज कर रही है। तो वो जो हमें लगता है ना, जहाँ जिन जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, थोड़ी यू वाली लगती है, तो हम सोचते हैं अगर वहाँ पे कॉमेडी डाल दें, क्योंकि ब्रेकअप, किसी का मरना और बाकी सब चीज़ें जितनी भी जो आपको स्ट्रेस देती हैं, तो उनको इतना लाइट करने की कोशिश कर दो कि उनको लग जाए कि हाँ यार ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं था कि हमें इसमें अपने आप को खोना पड़ जाए, कि सुसाइडल थॉट आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए। इनको इतना लाइट करके फेंक दो ना कि लगे यार कि तो सबके साथ होता है यार, ये कोई जो बात बात नहीं। बोल रहा है ये बहुत पहले जो ओजी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन है ना, सबसे पहले उन्होंने मतलब इस एक कोट बोला था जो तेरी बात को समराइज करता है शायद, कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ क्लोज शॉट, द कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट, है ना। कि दूर से देखो तो ये पूरी कॉमेडी चल रही है, पास से देखो तो सब कुछ लग रहा है ट्रेजेडी है यार। प्रवीण का सवाल है राजन से। राजन जी से पूछिएगा उनके एक्सप्रेशन इतने नेचुरल और एक्सप्रेसिव कैसे होते हैं, किसी भी वीडियो के छोटे से पार्ट में जान डाल देते हैं। ये एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर कब आया? पूरी टिच्ची गैंग को बहुत बधाई, बढ़िया तरक्की कर रहे हो आप। वैसे आप जवाब दे चुके हो, ये आया है थिएटर से, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहो प्रवीण जी को। ये नेचुरल का तो कभी मुझे ऐसा लगता नहीं, कि प्रैक्टिस से ही आया है। क्योंकि अगर अभी आप मेरी पहली वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल जो कि रंगमस्से की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस चैनल पे जाकर आप मेरी पहली वीडियो देख लेंगे, आप फ़ोन ही तोड़ देंगे कि यार हट, ये रेडी, ये एक्टर ही नहीं बन सकता कभी, ऐसा वाला सीन। पहली वीडियो मतलब वो रिपोर्टर मिश्रा, धीरज मिश्रा, रिपोर्टर धीरज मिश्रा, रिपोर्टर तो था ही एक और था, वो मैंने अपने बर्थडे पे वो करी थी, क्या बोलते हैं, अपलोड करी थी खुद से एडिट करके। जितना वाहियात फटीचा रेड, वो ऐसे गमछा सा ओढ़ के वो कुछ हाँ, करता कैप था। पहनी हुई थी मैंने, एक कैरेक्टर वैसा था। वो वाला अलग था, बीरपॉल वो अलग था, वो बाद में बनाया था। बीरपॉल एक कैरेक्टर था, एक रिपोर्टर भी था। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि नहीं यार, प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे करनी है। तो इनकी भी वाइन्स देखता था, वीडियोस देखता था। और पहले मैंने वीडियो बनाई थी, एक्टिंग में बाद में आया था, थिएटर मैंने बाद में ज्वाइन करा था। वो मैंने इनको परफॉर्म करते देखा था, इन लोगों को, तब मैं से मिला था दीपक से। वहाँ से एक्टिंग का कीड़ा आया, और थिएटर में मुझे
सर ने हमें ऐसा ट्रेन करा कि अगर किसी को नहीं भी इंटरेस्ट होगा ना तो बस आ गया होगा। तो इतने अच्छी कहानी बताते थे, इतने अच्छे से एक्टिंग कराते थे कि किसी को नहीं भी करना होगा वो तो भी वहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ के सुनेगा और जानना चाहेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो थिएटर तो सबको करना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी करते हो। अच्छा उनको पता लग जाता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा वैसे। तो वहाँ से थिएटर करा, एक्टिंग करी और प्रैक्टिस करते करते ही मेरे को लगा कि हाँ ये नेचुरल हुआ है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं लगा। कोई मैंने ऐसे वो भी नहीं पढ़े, लोग पढ़ते हैं ना मेथड्स पढ़ते हैं, मेथड एक्टिंग पढ़ते हैं, वो भी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। करते 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 धीरे धीरे हम वन टेक होता था वो प्रैक्टिस में आ गया कि करना तो वन टेक ही है, कितनी बार करेगा, तो शॉट हमें लेने नहीं है, एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है तो 10 बार टेक करा, 15 बार करा, 15वीं बार अपने आप पॉलिश हो ही जाएगा। होते होते अब 2-3 बार में निकल जाता है, ऐसे होता है ये नेचुरल। बनना चाहता है उसको आप क्या बताना चाहेंगे? नया एक्टर जो बनना चाहता है टिप्स देंगे आप? ऐसी तो कोई टिप है नहीं, ऑब्जर्वेशन ही है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो और राइटिंग अच्छी करो, जोक्स अच्छे करो, ये हो सकता है। वीडियोस देखो। ठीक। प्रिया पांडे का सवाल है, राजन मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, राजन मेरे फेवरेट हैं, हर वीडियो में पहले से ज़्यादा क्यूट लगते हैं, इतनी क्यूटनेस के लिए कौन सी डाइट फॉलो करनी पड़ती है? ये क्यूट वाला टैग तो मेरे में बहुत बुरे वाला लग चुका है। हम चिढ़ाते हैं इसको इस चीज़ के लिए कि सब क्यूट बोल बोल के चली जाती है बस। यही हो रहा है, लोग आते हैं, लड़कियां आती है क्यूट बोलती है और चली जाती हैं। तो मुझे लगता है मुझे हॉट बनना है, लड़कियों को टिका के रखना है। ऐसा नहीं है, बट हाँ क्यूट का पता नहीं कहाँ से फैला और क्यों फैला, और ये चलता ही जा रहा है। वीडियो कुछ भी अपलोड हो उनको क्यूटी और क्यूटी दिखता है लड़कियों को। वो बीच में आपका शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें चेहरे पे चोट आई थी, उस पे भी वैसे ही कुछ कमेंट मैंने देखे थे। उसमें भी क्यूट बोल दिया था। क्यूट जैसे कमेंट आप देखिएगा वहाँ भी मिल जाएंगे। क्या था वो, क्या सीन, एक्सीडेंट कैसे हो गया था? वो जो था हर्ष बेनीवाल की चेकमेट मूवी शूट हो रही थी और एक सीन था अर्थी वाला, वहाँ पर लोग कंधे पे लेके चल रहे होते हैं, तो हर्ष भाई नीचे लेटे हुए थे, मैं उनके ऊपर अर्थी पर ही, और वो जंप करके भागना था। मतलब एक्शन होगा, अर्थी आएगी और जब कर बीच में एक सिचुएशन थी और पकड़ो पकड़ो करके वो बुलाएंगे और मुझे अर्थी से कूद के भागना था। अब वो इससे पहले कुछ होता, किसी ने अर्थी झटक दी, मतलब आगे वाला जो बंदा था उसने उससे संभली नहीं, उसने झटक दी और मैं डायरेक्ट इसके बल गिरा था उस वक्त पे, और फेस के बल ही गिरा। हर्ष भाई नीचे थे, उनको यहाँ चेस्ट की साइड में दिक्कत हुई और मेरे को यहाँ पूरा ये फट गया था, तो यहाँ से हुआ, लेकिन टेक दे दिया था वापस से चोट लगने के बाद भी, क्योंकि वापस से उनको फिर और वो होता ना प्रोडक्शन का पूरा एक दिन का कॉस्ट आता। तो मैंने सोचा ठीक है चोट तो अब लगी गई है, कूद गई तो भागना है, करो भाई भागो। उन्होंने मना भी करा था बहुत कि नहीं मत दो, टेक मत दो, अब नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल चलो, लेकिन लगा कि यार अब हो ही गया, मेरे लिए थोड़ी ना रुकेंगे अगले दिन भी, तो वैसे लगा था। खासी जबर चोट थी क्योंकि वो नजर आती थी कि भरपूर लगा हुआ है अभी है इसका मार, कभी भी है, ये हट नहीं रहा। तो वो लड़कियां से पूछूंगा जो क्यूट बोल रहे हैं, सोल्यूशन बताओ इसका, स्किन केयर रूटीन। ठीक है, जैसा दीपक ने कहा वैसे ही मेरे पास सवाल है। पहले तो एक सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद वो वाला सवाल आएगा कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी कैसे काम करती है, पैसे कैसे आते हैं, और क्या है ये, कोई इसके पीछे एजेंसी लगती है? जैसे हो गए हम वायरल हो गए, ठीक है, वीडियो चल रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैंने माना कि इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, अब पैसे कैसे आते हैं, ये नए बच्चों को आपको बताना है। पैसे मतलब ब्रांड्स अप्रोच करती हैं, वैसे इंस्टाग्राम वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं खुद तो मोनेटाइज्ड है नहीं, तो इस पे जो सारा काम है वो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स ही देती हैं। तो जैसे आप मान लो कोई भी फलानी ब्रांड है, उन्होंने कोई एक्स प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, तो वो एक इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगी, मतलब वैसे एक इन्फ्लुएंसर नहीं होता, वो पूरा कैंपेन चलाते हैं, तो एक अच्छी क्वांटिटी में 10 इन्फ्लुएंसर्स पकड़ेंगे और उनको फिर कहेंगे कि आप अपनी वीडियो में इसको इंटीग्रेट करके इसको प्रमोट करो, तो उसी चीज़ का वो पैसा देते हैं और उसी चीज़ से क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, राजन जैसे, हम जैसे। बढ़िया। और इसमें पैसे कमाने की ओर जब जाएं तो क्या ध्यान रखें, कौन सी चीज़ें, जैसे क्या कोई बेटिंग ऐप छोड़ दें, या कौन सी चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि कई लोगों की समस्या होती है। बेटिंग ऐप्स तो हम तीनों तो हमेशा बहुत ही दूर रहते हैं, हमें तो मतलब ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे बेटिंग ऐप्स ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट ऑफ़र किए, बट ये होता है कि हमको लगता है कि शायद हम अपनी ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, क्योंकि है ना, बेटिंग ऐप आएगी आपके पास, आप लोगों का पैसा लगवा रहे हो उसमें, और किसी का भी पैसा फंस गया, एक इंसान का भी, वो इंसान तो याद रखेगा कि यार ऋषभ शुक्ला मेरा फेवरेट क्रिएटर था, उसके ऊपर ट्रस्ट करके मैंने ये काम कर दिया और अब मेरा पैसा डूब गया। तो बेटिंग ऐप से दूर रहना चाहिए। मैंने नोटिस भी किया है कि काफ़ी क्रिएटर्स इसको प्रमोट कर देते हैं,
तो उसके बाद उनकी जो रीच वीच होती है वो भी थोड़ी डाउन हो जाती है। कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं वो अपना, ताकि लोग गालियाँ ना दे वापस आके। तो बेटिंग ऐप से तो दूर ही रहना चाहिए। बाकी तो नेचुरल ब्रांड्स जो आती हैं उनको आने दीजिए। मतलब कोई भी ब्रांड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई गैजेट वाली हो, या फिर कोई आप मान लो वैसी ब्रांड्स बहुत आती है, फैशन लाइफस्टाइल वाली बहुत आती हैं। तो इन सब को कर लेना चाहिए। बाकी बस बेटिंग ऐप से दूर रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। आपका कोई सुझाव? नहीं बिल्कुल, इसने ही मेरे को हमें स्टार्टिंग में ही बोला था कि बैटिंग ऐप्स, हम मन में बोला था कि हमारे पास आ रहे हैं, तो इसने बोला कि नहीं मैं नहीं कर रहा और मैं तुझे सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग भी मत करो। तो हम भी कोई बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करते, और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी ऑफ कर देते हैं, तो उससे भी पता लगता है कि मतलब हाँ वाकई ये कोई फिनोमिना है। मतलब हम तो दूर से देखते हैं, हमको उतना समझ में नहीं आता, पर जैसे हमने कभी किसी क्रिएटर का वीडियो देखा है, वो ये कह रहा है, पहले वो स्टोरीज पे लगा रहा है कि इसको यहाँ पे पैसे लगाओ, या फिर वो अपने एक ऊपर चलता रहता है, वो फिर हटाते हैं और फिर वो बताएंगे कि मेरे व्यूज गिर गए, ये हो गए। तो ये वाकई एक है होता है। और डेली बेसिस पे मतलब ऐसी जो होती हैं प्लेटफॉर्म्स, गेम्स वाली जो भी होती हैं, वो आपको डेली बेसिस पे अप्रोच करेंगी। इनको ना सुनना तो पसंद ही नहीं है। आप बोल दोगे एक को, बट उसके 10 लोग और बैठे हुए हैं जो सेम चीज़ लेके आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे पास ये है, आप इसको प्रमोट करोगे। तो अब हम ऐसे हो गए हैं कि आप देख के बस छोड़ देते हैं, इग्नोर। दिन के 20-20 DM आते हैं इनके तो बैटिंग्स के, कि ये कर दो प्रमोट, हम इस वाले प्लेटफॉर्म से हैं, हम इस वाले प्लेटफॉर्म से हैं, ये प्रमोट कर दो। उससे पहले तो हमारी एजेंसी की भी लेयर ऐड हो जाती है, वो खुद ही हम तक नहीं पहुंचने देते बैटिंग ऐप्स, वो मना कर देते हैं कि नहीं। एजेंसी खुद ही ना बोल देती कि हम प्रमोट ही नहीं करते बैटिंग ऐप्स, ये वाला सीन हो। तो हम बचे हुए हैं उससे। अभी तक थोड़ा लग रहा है कि ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि सही में जेन्युइन है, तो उससे बचे हुए हैं अभी तक। तो एजेंसी कितना हेल्प करती है मतलब आपको ग्रो करने में? मतलब जो हमारी एजेंसी है क्रिएटर्स ग्राम, वो मतलब हेल्प तो बहुत अच्छा करती है। मतलब हमें सजेस्ट करती है कि ये सही है तुम्हारे लिए। हमारे प्रॉपर कॉल्स भी होते हैं कि ये ब्रांड आ रहा है तुम्हारा, और मतलब एक तरीके से फैमिली की तरह हमें लगता है। बिल्कुल जो कनेक्शन जो उनके साथ जो हमारे हैं वो अच्छे हैं। मतलब हम कुछ भी अगर स्टेप लेते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, अगर एजेंसी हमें पहले ही गाइड कर देती है कि ऐसा ऐसा है, ये देख लो, तो हमें सेफ फील होता है। तो हम तो नए क्रिएटर हैं, हमें तो कंटेंट बनाना ही आता है, मगर जो मार्केटिंग है वो धीरे धीरे उनसे सीखने को अच्छा खासा मिल रहा है हमें। और मतलब बाकी चीज़ों में भी गाइड करती हैं एजेंसीज। जैसे हमारी जो एजेंसी है, तो हमको अगर कभी कंटेंट नहीं भी चल रहा है, आपका एक फेज़ आ गया जहाँ पे आप स्टैग्नेंट हो गए हो, तो वो आपको एडवाइस करती हैं कि आप ऐसा चेंज ला सकते हो कंटेंट में, थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करके देखो, थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी ला के देखो, और वीडियोस डाल के देखो। तो ब्रांड्स वाले पार्ट पे तो एजेंसीज हेल्प करती हैं, बट कंटेंट वाले पार्ट पे भी अगर एक अच्छी एजेंसी आपको मिलेगी तो आपको ज़रूर हेल्प करेगी वो भी। और मेरे ख्याल से हर क्रिएटर की एक मतलब एक एजेंसी से जुड़ना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो एक लोड कम हो जाता है दिमाग से उनका कि हाँ, अब मुझे कंटेंट पे फोकस करना है और बाकी जो बैक एंड का काम है वो संभालेगी। ठीक। तो ये एनालिटिकली भी देखती होंगी कि आपके नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, वो सब भी होता है? नज़र रहती है, पूरी नज़र रहती है इनसाइट्स पे, पेरेंट्स की तरह नज़र कौन से रखते हैं फॉलोअर कि कोई अगर ब्रांड भी अप्रोच करता है तो इनसाइट्स के पूरे स्क्रीनशॉट्स एजेंसी मांगती है और वो उनको देते हैं हम। ब्रांड भी अगर आएगा तो ऑब्वियसली इनसाइट देख कर ही आएगा, देख के ही आते हैं। वो एजेंसीज तो बस मॉनेटरी बेस पे और अपने उस हिसाब से अच्छे से पुश करती हैं। और ये उनका एजेंसीज का ये भी रहता है, कनेक्शन अगर किसी ब्रांड से जुड़ा है तो दे विल मेक श्योर कि वो ब्रांड वापस से हमारे पास आए। वो बैकएंड पे उस तरीके से कनेक्शंस अपने बिल्ड करती हैं, जो कि अच्छी बात है। ब्रांड भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत काम कर सकती है कि मतलब काम करवा लिया फिर उसके बाद आपको लटका दिया, तो वो फिर एजेंसीज को पता रहता है कि फिर कैसे इनसे डील करना है और कैसे आपका काम निकलवाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करती है। और जो भी एक स्टार्टिंग का क्रिएटर है उसको तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी शार्क्स हैं जो आपको खाना चाहती हैं। यही मैं पूछने वाला था कि अगर एजेंसी भी कोई चुन रहा है, मतलब मैं एक मोटा माटी सीन बताता हूँ, एक कोई इन्फ्लुएंसर है, 1 लाख के आसपास उसके फॉलोअर्स हैं, वीडियो पे 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो अभी वो अगर किसी एजेंसी के पास जा रहा है, कोई एजेंसी उसको अप्रोच कर रही है, तो वो कौन सी सावधानी रखे कि ये पैसे कैसे लेते हैं, या फिर वो उसमें शेयर लेते हैं कि आपकी कमाई में शेयर लेते हैं, तो कौन से लेवल पे उनको बात करनी चाहिए? और ये आपकी एजेंसी के बारे में नहीं है कि आपने कैसे अप्रोच किया या उन्होंने कैसे अप्रोच किया, लेकिन कौन सी चीज़ें उनको मोटा मोटी ध्यान रख लेनी चाहिए जो आपने सीखा होगा? मेरे हिसाब से तो एक एजेंसी को बस ज़्यादातर यही चीज़ें, मतलब एक आदमी जो ज्वाइन करना चाहता है क्रिएटर, तो उसको यही ध्यान रखना चाहिए कि मतलब एजेंसी का मोटिव क्या है मुझे ज्वाइन करवाने के पीछे, और वो अपनी बातों से कितने ऑनेस्ट लग रहे हैं और कितने पैशनेट भी लग रहे हैं। क्योंकि कभी कभार होता है कि
कुछ ऐसी एजेंसीज होंगी मार्केट में जो सिर्फ ऐसे बल्क में क्रिएटर्स उठा रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं, हम 100 क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड कर लें। अब उनके पास 100 क्रिएटर हैं, वो किसको ध्यान देंगे? तो ऐसा होना चाहिए कि जब एजेंसी आपसे बात करे तो ऐसा लगे कि हाँ नहीं, वो मतलब सीरियसली आपको ऑनबोर्ड करने के लिए वो पैशनेट हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। और दूसरा, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हो तो ऑनेस्टी तो बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी है उनके पास, और बाकी थोड़ा बहुत कट तो सारी एजेंसीज लेती हैं, क्योंकि वो उनका काम है, उनको भी अपनी रोज़ी रोटी चलानी है, तो वो ठीक है। बट और वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ क्या क्या एक्सेस, किन किन चीज़ों के एक्सेस हैं उनके पास, एक्सपोजर कैसा दे सकती हैं, और कौन कौन है उस एजेंसी में, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें एक ये भी देखा जा सकता है कि जो वो एजेंसी है उसके पास जितने ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं, उन क्रिएटर्स के पास ब्रांड आ भी रहे हैं, वो हमें ऑनबोर्ड करने को बोल रहे हैं। तो पहले हम जा कर के देख सकते हैं कि जिन क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं पिछले महीने में उनके पास कितने ब्रांड आए हैं, या उनका बिजनेस किस तरीके से रहा होगा, ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है, इस तरीके से एजेंसीज के बारे में चूज़ किया जा सकता है। ठीक है। और पैसों की अगर बात करें, ये किस तरीके से चलता है? यहाँ व्यूज़ देखे जाते हैं या फिर आपके इंप्रेशन देखे जाते हैं? क्या देखा जाता है? मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं। रीच तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ही। रीच, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसा अभी आपने बैटिंग ऐप्स की बात की, अगर हमने बैटिंग ऐप्स प्रमोट की हुई है, ऑलरेडी हमने अपनी फेस वैल्यू गिरा दी मार्केट में, तो फिर उसके बाद कोई शायद अच्छी ब्रांड होगी तो वो आपके साथ एसोसिएट करना नहीं चाहेगी। पर ज़्यादातर यही फैक्टर्स होते हैं। आपके ऑडियंस क्या है, कि मतलब एकदम ही आपको बच्चे फॉलो कर रहे हैं, एकदम ही ऐसी ऑडियंस फॉलो कर रही है कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेगी नहीं चाहेगी, अगर मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ तो ये होता है। रीच होती है, मार्केट की स्टैंडिंग होती है, फॉलोअर्स कितने हैं, यही सब बेसिक फैक्टर्स होते हैं। अब यदि ट्रेंड को फॉलो करना, मतलब होता है कि आया एक ट्रेंडिंग ऑडियो, अब उस पर क्रिएटर पे आ गया कि चल रहा है, हम भी बनाए, ऐसा आप जाते हो उसके पीछे, या आप अपना ऑर्गेनिक तरीके से अपना कंटेंट बनाते हो, या कोई ऐसा प्रेशर रहता है कि नहीं आ गया ये पर्टिकुलर चल रहा है, 2-4 हमारे आसपास के क्रिएटर्स ने ऐसा बनाया वीडियो, तो इस ट्रेंडिंग ऑडियो पे कुछ बनाया जाए? नहीं, ट्रेंड को हम फॉलो तो इतना एज सच नहीं करते। मतलब अगर ट्रेंड चल रहा है और हमारे दिमाग में ऐसे ही कुछ आइडिया आ गया ट्रेंड को लेके, तो हम बना लिया। ऐसे कुछ पर्टिकुलर सोचते नहीं कि हाँ यार ट्रेंड चल रहा है तो प्रेशर लेके बनाते हैं। तो ऐसा फील होता है कि जॉब की तरह लगता है कि यार अब ये बताएंगे कि ऐसा करना है। तो हम मोस्टली वही सोचते हैं, जो हमारा जो बेसिक थॉट होता है ना, जो हमारा चल रहा है, जो जिस तरीके का कंटेंट हम बनाते हैं वही बनाते हैं। अगर आ गया आइडिया तो हमने बना लिया। ऐसा कुछ हमसे नफरत नहीं है कि ट्रेंड से कि नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कई क्रिएटर्स का डिलेमा होता है कि आ गया कुछ भी, और वो पता नहीं कितने तरह के हैंडल्स और वेबसाइट फॉलो करते हैं कि आज का ट्रेंडिंग ऑडियो ये है, इस पे पीओवी वीडियो बनाओ, इसमें ट्रांजिशन वाला वीडियो बनाओ। तो उसके फेर में पड़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपका कंटेंट पे आपको भरोसा है। मतलब ऐसा सीन है कि हम कभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमने थोड़े बहुत ट्रेंड्स पे किया हो, बट फिर साथ साथ ऐसा हो गया कि हमने अपनी यूनिक ऐसी वीडियोस निकाल दी जो खुद ही ट्रेंड बन गई। तो ऐसा बीच में, जैसे हार्ट टचिंग स्टोरी जब मैंने निकाली थी, तो वो तो एक फिनोमिना सा ही बन गया था पूरे इंस्टाग्राम पे। कोई भी बस वो एक्सेंट यूज़ कर रहा है, एक बार एक लड़का कहीं जा रहा होता है और उसी टोन में बात कर रहे हैं, सारे वही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक बन गया था। काफ़ी सारे ट्रेंड्स होते हैं, जैसे अभी एक ललन टॉप का जो इंटरव्यू बहुत सौरभ सर का, या उसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बना दी। तो उससे पहले मीम्स चल रहे थे उसके, वो बहुत ही फेमस मीम्स चल रहे थे, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बना दी। उसके बाद से फिर सारे इन्फ्लुएंसर लाइन में आ गए। या कोई उसमें वाइफ से बात कर रहा है, कोई उसमें गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, मैनेजर से बात कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रेंड्स अपने आप भी बन जाते हैं। अगर आप भी कुछ करोगे तो आप भी एक ट्रेंड सेटर खुद भी बन सकते हो। तो हम तो ट्रेंड सेटर ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे कुछ सवाल हैं, फिर बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को खड़ा करके इनको थका रहा हूँ। बहुत ही जल्द इनको बैठाऊंगा मैं वापस। मेरे को ऐसा गिल्ट होता है कि क्यों खड़ा करके मारे डाल रहे हो बच्चों को। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि कभी इस पूरी जर्नी में आपको कंट्रोवर्सी या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ, या कभी कोई वीडियो डिलीट करना पड़ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं करना पड़ा। यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं। नहीं करना पड़ेगा, ऐसा पाप मैं नहीं लूंगा अपने सिर्फ। एक वीडियो डिलीट करनी नहीं पड़ी थी, मेटा नहीं डिलीट कर दी थी हमारी। तो सोच रहे थे जो अब तक कॉमेडी कंटेंट बना रहे हैं, कुछ सीरियस बनाते हैं, कुछ अब सीरियस करते हैं। और उस वक्त पे क्या था कि मैंने, दीपक ने और सुरभि ने डिसाइड करा था कि एक सीरियस कंटेंट बनाते हैं, कुछ बढ़िया सा, जिसमें मैं विलेन बनूंगा। और दीपक जो क्या सीन था कि
सुरभि पूजा कर रही है, दीपक वहाँ पर भी पूजा करने आया है और मैं विलन साइड में देख रहा है उसको, और अब वो उसको जाकर छेड़ेगा और दीपक उस बीच शॉर्ट से जा चुका होगा। राजन और सुरभि एक दूसरे को राजन चेस करेगा सुरभि को और फिर वो दीपक एंड में आके बचा लेगा। वो हमने सोचा और वो प्रॉपर पूरा ड्रामेटिक करा उसको, ये शॉट लिए वो शॉट लिए, भगने के स्लोमो लिए, उसको पकड़ के ऐसे मैंने टांग से खींचा, ऐसे बाल से पुल करा, तो मैं ड्रामेटिक करूंगा। फिर एंड में आके दीपक ने बचा लिया, यहाँ पे सर पे मारा और मैं वो बच गया। फिर हमारी लड़ाई प्रॉपर ऐसे, अब ये दोनों पूजा कर रहे हैं वहाँ पर, क्लोजिंग शॉट ये था। अब वो बना दी, अपलोड कर दी। मैटा ने उसको इस सेंस में लिया कि वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। हाँ, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और गाइडलाइंस को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो वो मेटा ने डिलीट कर दी। उससे क्या हुआ, सुरभि का जिस दिन 100 के हुए उसी दिन ही अकाउंट उड़ गया। मेटा ने उड़ा दिया उसी दिन। मैं गया वहां पे खुश होता हुआ, 100 के, ये दोनों बैठे हुए थे। मैंने बोला रो क्यों रही है, क्या हुआ? प्रॉपर आंसू निकल रहे हैं, कह रही अकाउंट ही उड़ गया। जिस दिन 100 के हुए तब वो अकाउंट वापस आया। तो ये वाला हमारा रहा था कि मेटा ने उड़ाया था। एक लर्निंग भी थी कि किस तरह से बचना है, और इसी कारण से सुरभि झूठ बोलने लगे। हमारे दफ्तर में हम लोग आ रहे थे, कम से कम 12-15 लोगों ने इनसे यही पूछा होगा कि सुरभि झूठ क्यों बोलती है, सुरभि नहीं आई। क्या था उन वीडियो में? मेकअप वाला एक वीडियो हो गया पहले, सुरभि के हाँ, मेकअप वाला एक वीडियो गया जो कि अभी हाल फिलहाल अच्छा चल गया था, 100 मिलियन उस पे हो गए थे। और एक वो झूठी सुरभि वाला, वो स्टार्ट हुआ था नेटफ्लिक्स एंड चिल से। तो वो स्टोरी ये थी कि मैं शुरू से ही थोड़ा ऐसे, अब ये क्यूट क्यूट जो चल रहा है ये शुरू से ऐसे मैं रहा हूँ कि इतना हिंट विंट समझ नहीं पाया और ये वो। तो दोस्त कई बार बताते थे कि भाई मैं गया और नेटफ्लिक्स एंड चिल। मैं बोला क्या नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्या कह रहा भाई? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तो कोजी कोजी हो जाते हैं यार, हाथ पकड़ लेते हैं। तो भाई कैसे कैसे हो क्या रहा है, क्या क्या बोल रहा है तू? तो बोल रहा अरे भाई जब हम मिलने जाते हैं तो हम नेटफ्लिक्स और चिल का बोल सकते हैं और हम मिल सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं सोचा यार मैं तो इतना डम हूँ, अगर किसी लड़की ने मेरे से पूछा भी होगा तो मैं तो उसको उसी वे में ले लिया होगा कि तू दिखा क्यों नहीं रही, अब तूने बुलाया तो इसीलिए था मुझको। तुम ये उस सेंस में कर रहे हो, मतलब मिल के आ रहे हो, आराम से टाइम स्पेंड करके आ रहे हो। तो मैंने उसको बोला सुरभि को, मैंने कि ऐसा यार एक कॉन्सेप्ट है, इस पर करते हैं। तो नेटफ्लिक्स एंड चिल पे करा था कि कैन वी गो टू माई प्लेस सो दैट वी कैन हैव नेटफ्लिक्स एंड चिल। और फिर मैं वहाँ पर गया, कट टू सीन, मैं उसको बोला चलाना टीवी अपना, और सुरभि तो झूठ बोल कर लाई थी मुझे, झूठी सुरभि ये वाला। उस टाइम ना इतने हेट कमेंट्स आने लग गए थे, लोग उसको पर्सनली लेने लग गए। सोने का कटोरा भी देंगे ना तब भी भीख मांगोगे तुम, शर्म नहीं आती तुमको? अरे लड़की ने खुद बोला था, तू वहां पे ये कर रहा है, इतना पर्सनल हो गया। मैंने बोला भाई स्क्रिप्टेड है ये कोई रियल फुटेज नहीं है। सच में माइंड में आया कि भाई स्क्रिप्टेड है, सच में नहीं है। ऐसे इस तरीके के पढ़ने लग गए। फिर सुरभि ने बोला कि अब मैं और नहीं बनाऊंगी ये वाला, यार ये तो गलत सीन हो रहा है और डीएम्स भी आ रहे हैं इस तरीके से। मैं बोला ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर उसको एक और कॉन्सेप्ट माइंड में आया, तब ये वायरल होना चालू हुआ। अब ये इतना पीक हो चुका है कि कल वीडियो डाली और लिपस्टिक वाली और 10 मिलियन पार हो गए, अभी आधा दिन भी पार नहीं हुआ था। ये वाला हुआ, तगड़ी फट रही है झूठी सुरभि। वो पता नहीं क्या माइंड में घुसा, जैसे वो की टिच्ची बोला था तो टिच्ची माइंड में घुस गया, ऐसे झूठी सुरभि माइंड में घुस गया। पता नहीं एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये वाला अच्छा, ये जो कमेंट में आते हैं लोग ऐसे ज्यादा ही जो डैंक हो जाते हैं, ये इस बीच काफी बढ़ गया। रॉन्ग ऑडियंस जिसको कहा जाता है, उनको अगर कोई संदेश देना चाहें आप कि ज्यादा ही नफरत हो गई है, ये मुझे तो लगता है थोड़ा उनका पर्सनल भी होता है कि जो भी इनके घर में बीत रहा होता है तो वो उस कमेंट में डाल देते हैं। आजकल सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है ना कि जो भी हमारे अंदर की भड़ास होगी वो सोशल मीडिया, उनको वीडियो से लेना देना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो सीधा कमेंट खोलते हैं और घर पे कुछ बोल नहीं पा रहे घर वालों को तो कमेंट में बोल दिया। तो उनके लिए मेरे को लगता है कि दया भावना होनी चाहिए, गुस्सा उस्सा नहीं होना चाहिए। और उसमें भी वो क्रिएटिव नहीं है, वो बातें हैं, वो एक टेम्पलेट बन गया है, कमेंट का भी टेम्पलेट बन गया है। सेम जो कहीं चल रहा है जिसपे 2000 लाइक आए हैं, वही आके यहाँ पे 6 आदमी लिख रहा है। की ऑडियंस भी होने लग गई है कि मतलब कौन सबसे ज्यादा फनी होगा, उसके नीचे और फनी वनी जोक चल गए। उनको वीडियो से मतलब ही नहीं है, दिखाने लग जाते हैं। चाहे डैंक ना हो, लेकिन कमेंट सेक्शन की अलग दुनिया है। मजा आता है पढ़ के कि भाई ये क्या ही बोल रहे हैं, वीडियो इतनी फनी नहीं है जितना कमेंट सेक्शन में फनी चल रहा है मामला। वहां से भी अलग कंटेंट उठ जाता है। तो ये वाला सीन रहता है। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद ऐसे कंटेंट ऐसा हो जाता है, बाप रे भाई यार
कुछ ज़्यादा ही बुरा होगा। घर वाले देख लेंगे भाई, किसी ने पढ़ लिया तो ज़्यादा ही थोड़ा सा बुरा सा फील होने लग जाता है। हंसी आती है पर ऐसा लगता है कि नरक में जाएंगे। हम सब नरक में जाने वाले हैं। नरक में जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कहीं कहीं रॉन्ग ऑडियंस को। हाँ, यही मेरा सवाल भी इसी की तरह था अगला, कि इनसेंसिटिव होने से आप कैसे बचते हैं? कि मजे लेने और मजाक उड़ाने में होता है अंतर। जैसे कल वाला वो वीडियो था, कल परसों का ही था, कि जिस पैर का इलाज कराने आता है वो, तो वो सारा जोक वो समझ में आता है कि आप किसी के चलने का मजाक नहीं उड़ा रहे हो या उसके पैर की तकलीफ का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, उस डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हो जो गलत इलाज करता है। तो ये आप लोग दिमाग में रखते हो, ध्यान रखते हो, कैसे होता है ये? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं, मोस्टली वही चीज़ होती है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं वही हम दिखाते हैं। ऐसा कुछ बहुत कम ही होता है, उसके अंदर ही हम अपनी लेयर डाल देते हैं कि अगर ये ऐसा होता वैसा होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा, आप कंटेंट भी देखोगे ना, मोस्टली वही होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है और रिलेटेबल होता है। उसको हम अपना साइड दे देते हैं कि अगर ये ऐसा होता, ये वैसा होता, तो फिर ऑडियंस भी ऑफेंड नहीं होती और रिलेट कर देती है, यार यार ये मेरे साथ भी हुआ है। और ये इंसिडेंट एक्चुअली में सही में हुआ था मेरे साथ, ऐसा इससे मिलता जुलता हुआ था। बट उसमें ये था कि मैं बैठा हुआ था किसी डॉक्टर के यहाँ और एक कुछ ऐसी छोटी सी स्किन एलर्जी के लिए गया था मैं। वहाँ पे मेरे साइड में एक आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपको भी स्किन एलर्जी है? मैंने बोला हाँ जी आंटी जी। कह रही बढ़िया, अच्छे डॉक्टर है, मेरा बेटा भी यहाँ से 20 साल से इलाज करा रहा है। तो मैं 20 साल से इलाज करा रहे, तो मैं 20 साल थोड़ी इलाज कराने आऊँगा यहाँ पे, ये कैसे फिर अच्छा डॉक्टर कैसे हुआ? तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अच्छा डॉक्टर है। आंटी किस डिल्यूजन में है कि 20 साल से इलाज कराया जा रही है और अच्छा डॉक्टर बोल रही हैं। आप बताइए, किस ध्यान रखते हैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं मैं डालने इनसेंसिटिव मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है ना ये वाली, ये स्कूल टाइम कॉलेज टाइम वाली होती है, जो उनके पास बहुत टाइम होता है और वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत फनी है, तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं सामने वाले को नीचे दबाने के लिए कि अब अपना ईगो सेटिस्फाई करूँगा, तो उसके बारे में बोलेगा, मैं इसके बारे में बोलूँगा। तो वो हर तरीके, आपने देखा होगा कि जब वो कमेंट करते हैं और वो बहुत डैंक हो जाता है तो नीचे कमेंट में भी लड़ाई होने लगती है, उनके कमेंट के नीचे ही लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो कितना टाइम, तो वो फेज आता है ना जब रियलिटी क्लियर होती है कि भाई अब तो जॉब लग गई है, सच में पैसा चाहिए, अब टाइम नहीं मिल रहा कमेंट करने का, अब अच्छी वीडियो देखनी है और जिसमें सच में हंसी आए, डैंक ना हो, इस तरीके से चलता है इनका, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है जी, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है? बहुत तगड़ी रिसर्च करी है आपने, मुझे लगता है। चलो बहुत बढ़िया है। ललन टॉप फेमस ही इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी गेस्ट आ जाए उनके पास, कैसा भी आ जाए, वो उनकी पूरी एंड तक की निकाल देते हैं हिस्ट्री। तो शेयर मार्केट बढ़िया चल रही है। और 2015 में मैंने और मेरे दोस्त ने एक अकाउंट बनाया था, एक जहाँ पे हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, और मैंने बनाया था। मुझे बहुत चुल थी कि भाई इसी से करना है यार, कॉलेज में तो जॉब वॉब कुछ होगा नहीं, यहाँ से करना है। 15 भी नहीं, बल्कि हाँ जब पासिंग होने वाला था, 19 की बात है, 15 तो मेरा बैच था, 19 में पास आउट हुआ मैं, तो 19 में डिसाइड करा था हमने बनाना है। फिर धीरे 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 इन्वेस्ट करने लगे। अब वो छोड़ दिया क्योंकि अब पढ़ा नहीं जाता, इतना टाइम नहीं मिलता। वो कर रहा होगा पक्का मेरा दोस्त कॉलेज का, वो ट्रेड कर रहा होगा अब, तो मुझे ऐसा लगता है उसने अपना अकाउंट बना लिया था बाद में। और उस टाइम पे मैं बहुत पढ़ता था इस बारे में कि निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है, इसके अंदर कितनी कंपनीज है, ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं, स्मॉल चिप कौन से होते हैं, ये मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले। फिर SIP म्यूचुअल फंड पे चला गया, इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये सब चलने लगा। भाइयों इन्फ्लुएंसर बन गया, वरना एक और फाइनेंस वाला इन्फ्लुएंसर आता आपके रास्ते। लास्ट में जाते जाते जनता यही कहेगी कि उनसे कुछ तो बुलवा देते, तो आप अपने तरीके से एक तो गुस्से वाला कुछ कर दो, मारपीट वाला। मेरा एक डायलॉग ज़्यादा चल गया, एटीट्यूड गाएगा कि देखो मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मेरे साथ रहना है रह, वरना निकल, मैं ऐसा ही हूँ। आप तो भाई मेरा तो हाँ, दोस्तों को एक लड़का कहीं जा रहा होता है, बीच में कर बोल देंगे तेरी टिच्ची, और लास्ट में कोई सीख दे देता हूँ मैं कि दोस्तों इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि पूत के पाँव पाले में दिख जाता है। इस मुहावरे का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर लाइक करें, फॉलो करें। झूठी सुरभि सुरभि तो झूठ बोल कर लाई थी मुझको, है? अरे लल्लन टॉप में तूने इंटरव्यू करने के लिए बुला लिया और सही में करा दिया, अब तो तूने सच बोल दिया। झूठी सुरभि। तो ये थे हमारे साथ टिच्ची गैंग के मेंबर्स। आप देख रहे थे दी ललन टॉप। दी ललन टॉप में आपने देखी बैठ की वीडियो, कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही वीडियोज के साथ और खबरों के साथ लौटता रहेगा दी ललन टॉप। धन्यवाद।